हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में कृषि वाले टॉपिक को। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर हमारे प्रीलिम्स के लिए बट हमारे मेंस के लिए भी एक बहुत मेजर टॉपिक है एग्रीकल्चर, जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी मेजर क्रॉप के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे एक्सप्लेन मेजर वीट प्रोड्यूसिंग या एक्सप्लेन वीट प्रोडक्शन या सोयाबीन प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश, या और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। बट दिस इज आवर क्रांति बैच 2.0, जिसके अंतर्गत हम सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, और जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स में और अभी पूछे जाते हैं। तो ऑन एनालाइजिंग ये समझ में आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो रैंक पूछी जाती है। उसमें वीट में कौन सी रैंक है हमारी बेसिकली, या फिर सोयाबीन प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है, या कॉटन में कौन सी रैंक है, यही चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। उसके अलावा कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स तो पूछा जाता है, कुछ नहीं तो आपसे सीधा 11 नंबर में यही 10 मार्क्स में यही पूछ लेगा, एक्सप्लेन मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हम चीज़ें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वो सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स, वो सब कुछ पढ़ेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इफ आप इन डिटेल तैयारी करना चाहते हैं मेंस की, और आप इन डिटेल सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, तो हमने बड़े शानदार तरीके से अपने ऐप के अंदर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को पढ़ा है। जिसने भी ये ऐप लिया होगा उसने देखा होगा मैंने कितनी डिटेल में आपको 3 से 4 दिन में एग्रीकल्चर वाला टॉपिक बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग कराते हुए क्लियर करवाया और कंप्लीट करवाया। क्लियर, मैं रेगुलर क्वेश्चंस देती थी उस टॉपिक से कि आप लिख के आइएगा। हमने बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को कंप्लीट किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, जिसने भी ये कोर्स जो है वो परचेज किया होगा। शानदार तरीके से हम वहां पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट्स से, प्रिंटेड नोट्स, सारी चीजें क्लियर। बट डोंट वरी, यहाँ पर भी हम वो सारी चीजें, अब हमारे बैच का टारगेट क्या है, प्रीलिम्स 2026, इसलिए प्रीलिम्स 2026 के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी। बट देखिए, मैं ना आपसे हर टॉपिक के स्टार्टिंग में कहती हूँ बेसिकली हमारा एनर्जी वाला, मिनरल्स वाला या ये क्रॉप वाला, यही है मेजर टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रैंक के पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जो रैंक के क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर में एग्रोक्लाइमेटिक जोन से इंपॉर्टेंट है भैया, देख लो इसको 11 याद कर लेना, मैं आज याद करवा दूंगी। ठीक, तो देखिए क्या इसमें मैं कह रही हूँ आपसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हमें करना है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रैंक है वो यहाँ पर अभी आज तक की जो अपडेटेड रैंक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर एग्जाम से पहले कोई ऐसा डेटा आता है या ऐसा कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें रैंक अपडेटेड तरीके से दी हुई हो, तो आप उस टाइम पे, जैसे अगर फरवरी में अपना एग्जाम होने वाला है, तो आप जनवरी के आसपास रैंक्स को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप मेरे आग्रह पर, मेरे निवेदन पर जरूर कर लेना। क्लियर? चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे ना आज एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश वाला टॉपिक, ठीक, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक जानकारियां, और फिर आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ाऊंगी और क्रॉप जोन्स पढ़ाऊंगी, इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल जोन्स पढ़ाऊंगी। क्लियर? फिर अपने अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों का जिक्र करेंगे, हम मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का जिक्र करेंगे कि व्हाट आर दी, क्या क्या मध्य प्रदेश की मेजर क्रॉप्स हैं और क्या क्या उनकी रैंक है। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एग्रोक्लाइमेटिक से क्वेश्चन आएगा, या तो क्रॉप्स की रैंक से क्वेश्चन आएगा, या तो रिसर्च सेंटर पूछ लिया जाएगा कि बताओ भैया मध्य प्रदेश का वीट रिसर्च सेंटर कहाँ है, मध्य प्रदेश का राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है, श्री अन्न जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ प्रस्तावित है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, तो देखिए एक बेसिक जानकारी की अगर अपन बात करें तो जो एग्रीकल्चर है, क्लियर, जो एग्रीकल्चर है या फिर जो कृषि है, तो ये आप सभी को पता होगा कि जो भारत देश हो, ये आप सभी को पता होगा कि भारत देश हो या हो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, भारत देश हो या क्या हो, मध्य प्रदेश हो, हमारी जो अर्थव्यवस्था है,
हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, जहां जहां 70% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर पर एंगेज्ड हैं। जहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग हैं वो किस सेक्टर पर एंगेज्ड हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की 70% से भी अधिक आबादी गांवों में रहती है। कहाँ रहती है? रूरल एरियाज में। हमने 2011 के सेंसस में पढ़ा था कि भैया 72.4% आबादी मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 27.6% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो प्रमुख आजीविका है वो क्या है? कृषि। वो क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, वो क्या है? हमारा एग्रीकल्चर है। इसीलिए किसी भी राज्य की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, मैं किसी भी देश की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी राज्य की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ भारत देश की, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की। तो आप भारत देश में देखो या मध्य प्रदेश में देखो, 50% से ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? गांवों में रहती है। और गांवों में रहने के नाते कृषि, एग्रीकल्चर जो है वो उनका एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, एक चीफ ऑक्यूपेशन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कृषि होती है वो हमारे भारत देश या मध्य प्रदेश की राजस्व में, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ की अधिकतम आबादी है वो इसी सेक्टर पर एंगेज्ड है, विच इज आर एग्रीकल्चरल सेक्टर। मध्य प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी वर्तमान में कृषि पर आधारित है और कृषि पर आधारित होने के कारण यहाँ का आर्थिक विकास, यहाँ के जीडीपी, यहाँ की इनकम में कृषि अपना एक बहुत महत्वपूर्ण, एग्रीकल्चर अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश का जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है, मध्य प्रदेश का जो औसतन कृषि जोत क्षेत्र है, ठीक है, कृषि जोत क्षेत्र, मध्य प्रदेश का एवरेज लैंड होल्डिंग साइज, मध्य प्रदेश का एवरेज लैंड होल्डिंग साइज, तो मध्य प्रदेश का एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये चीजें बता रही हूं। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का जो एवरेज एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग साइज है, एवरेज एग्रीकल्चरल होल्डिंग साइज मध्य प्रदेश का औसतम कृषि जोत क्षेत्र है, कितना है? 1.78 हेक्टेयर। मध्य प्रदेश का जो एवरेज एग्रीकल्चरल होल्डिंग साइज है वो है 1.78 हेक्टेयर। 1.78 हेक्टेयर, इट इज द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ मध्य प्रदेश। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। ये चीजें लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? हाईएस्ट। अब ये जो कृषि जोत क्षेत्र है ये हाईएस्ट कहां पर है और ये लोवेस्ट कहां पर है? तो ये है हाईएस्ट, कहां पर? हाईएस्ट है हरदा में और लोवेस्ट है कटनी एंड नीमच। हरदा में 2.2 हेक्टेयर और कटनी और नीमच में 1.5 हेक्टेयर। एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश वाला टॉपिक हम इन डिटेल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। क्लियर है दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, फिर चाहे वो क्रॉप्स हो, चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, चाहे वो अपडेटेड रैंक हो, चाहे वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले क्या बताया? हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 70% से अधिक आबादी गांवों में रहती है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ही एंगेज्ड हैं। क्लियर? एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ही वो एंगेज्ड हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो औसतन कृषि जोत क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो कितना है? 1.78 हेक्टेयर।
हाईएस्ट कहाँ का है? हाईएस्ट लैंड होल्डिंग साइज है हरदा का 2.2 हेक्टेयर, और लोवेस्ट जो है वो है कटनी और नीमच का 1.5 हेक्टेयर्स। कितना है? 1.5 हेक्टेयर्स। मस्ट नोट इट डाउन। तो ये तो डेटा हो गया 2011 के अनुसार। एक लेटेस्ट डेटा है जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि लेटेस्ट एग्रीकल्चरल सेंसस के अनुसार, लेटेस्ट एग्रीकल्चरल सेंसस के अनुसार जो 2015-16 के आसपास हुए थे, उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश का एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग साइज है वो कितना है? 1.6 हेक्टेयर। 1.6 हेक्टेयर। लेटेस्ट एग्रीकल्चरल सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश का जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो है 1.6 हेक्टेयर। 1.6 हेक्टेयर। तो इसको आप नोट करिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन मध्य प्रदेश। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन मध्य प्रदेश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 11 है। तो मध्य प्रदेश हैज 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। मध्य प्रदेश हैज 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। क्लियर? मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 11। मध्य प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब उन 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, आप याद करने की कोशिश करते जाइए। क्लियर? देखिए, तो पहला है छत्तीसगढ़ प्लेन्स। छत्तीसगढ़ प्लेन्स। और दूसरा है नदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। पहला है छत्तीसगढ़ प्लेन्स और दूसरा कौन सा है? नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 11 है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? जिसमें पहला है छत्तीसगढ़ प्लेन्स और दूसरा है नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये कहां से? छत्तीसगढ़ जो था वो हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा था? साउथ ईस्टर्न पार्ट था। आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से विभाजन के पहले हमारा जो मध्य प्रदेश था वो इस तरीके से कुछ था, जिसमें हमने साउथ ईस्टर्न पार्ट को हटा दिया और एक सेपरेट स्टेट को फॉर्म कर दिया जो था हमारा क्या? छत्तीसगढ़। है ना? भारत का 26वां राज्य था वो। तो छत्तीसगढ़ प्लेन और नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के ईस्ट और साउथ ईस्ट में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है? रेड एंड येलो सॉइल। साथ ही साथ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल। और ये सॉइल होती है किसके लिए? राइस प्रोडक्शन के लिए। राइस प्रोडक्शन। तो ये कौन सा रीजन कहलाएगा या ये कौन सा जोन कहलाएगा? तो ये कहलाएंगे हमारे राइस जोन। ये कौन सा जोन कहलाएगा? राइस जोन। राइस जोन। छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़, जो ये पार्ट है, हम जब क्रॉप रीजन पढ़ेंगे तब भी हम साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में राइस प्रोडक्शन पढ़ेंगे। और राइस प्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ा था, आपने सॉइल वाला आप लेक्चर्स देखिए, हमने पढ़ा था कि राइस प्रोडक्शन के लिए रेड येलो सॉइल सबसे बेस्ट मिट्टी होती है।
तो इन क्षेत्रों पर पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट मिट्टी। हमने लेटराइट मिट्टी में पढ़ा था कि बालाघाट वाले क्षेत्र पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और बालाघाट क्षेत्र पर लेटराइट मिट्टी और वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये राइस प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। इसीलिए बालाघाट में चिन्नौर चावल का प्रोडक्शन होता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक संकेतक है। मध्य प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त है उसको। तो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगती है बालाघाट की, ठीक। तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट हुआ। तो छत्तीसगढ़ प्लेन्स और नदर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये आएंगे राइस जोन के अंतर्गत, ये आएंगे राइस जोन के अंतर्गत। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल नर्मदा वैली एंड विंध्य प्लेट्यू। फिर है नेक्स्ट सेंट्रल नर्मदा वैली एंड विंध्य प्लेट्यू। सॉरी, नेक्स्ट है हमारा कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। इसको मत लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स, ठीक है। तो कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स में हमने क्या देखा था? तो जो कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स है, तो जब हम मध्य प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिविजन्स और मध्य प्रदेश के जब हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में विंध्यंस के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें जो कैमूर है वो किसका पार्ट है? ईस्टर्न विंध्यंस का। सेंट्रल विंध्यंस को भांडेर और जो हमारे वेस्टर्न विंध्यंस हैं उनको विंध्य कहते हैं, विंध्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो जो हमारा कैमूर प्लेट्यू है वो कहाँ सिचुएटेड है? ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। ईस्टर्न मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल पीली मिट्टी। चलो लिख देते हैं, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। अब जब हम मिट्टी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था सतपुड़ा क्षेत्र पर मिलती है हमको छिछली काली मिट्टी। सतपुड़ा क्षेत्र पर हमें मिलती है शैलो ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल? शैलो ब्लैक सॉइल, या आप सिर्फ ब्लैक सॉइल बस लिख सकते हो। तो अब आप बताइए कि जो हमारा कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स ये दोनों एक ही साथ हैं। क्लियर। पहला है एग्रोक्लाइमेटिक जोन छत्तीसगढ़ प्लेन्स, दूसरा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है नदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। याद रखना है साउथ ईस्टर्न पार्ट छत्तीसगढ़ कार्व्ड आउट हुआ था, और मध्य प्रदेश के ईस्ट और साउथ ईस्ट में लाल पीली मिट्टी मिलती है जो राइस प्रोडक्शन के लिए आइडियल होती है। इसीलिए इन दोनों रीजन्स को राइस जोन कहा जाता है, ठीक है, राइस जोन। उसके बाद कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स। तो कैमूर प्लेट्यू ईस्टर्न मध्य प्रदेश, सतना रीवा वाला क्षेत्र, और यहाँ पर मिलती है लाल पीली मिट्टी, और सतपुड़ा क्षेत्र तो यहाँ पर मिलती है छिछली काली मिट्टी। इस वजह से रेड येलो सॉइल में क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है? रेड येलो सॉइल में इंपॉर्टेंट किस चीज का प्रोडक्शन होता है? राइस का। और ब्लैक सॉइल में प्रोडक्शन होता है व्हीट का। इसीलिए इसे कहा गया रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस, या व्हीट एंड राइस जोन, व्हीट एंड राइस जोन। क्योंकि लाल पीली मिट्टी में चावल उगेगा, काली मिट्टी में गेहूं उगेगा। तो रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस, रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस। रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस। क्लियर है। तो हमने क्या देखा? छत्तीसगढ़ प्लेन्स। तो छत्तीसगढ़ प्लेन्स में देखिए मैं बार बार रिवीजन करा रही हूँ जिससे जो चीजें हैं वो आपको साथ ही साथ याद होते जाएं। क्लियर है। तो रीजन ऑफ राइस या राइस जोन छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड नदर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स। देखो ये याद कर लेना, अगर ये याद कर लिए और सॉइल्स वाला टॉपिक याद कर लिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किस जो एग्रीकल्चरल एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आएगा।
जैसे मैंने कैसे समझा कि ये कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स है, क्लियर। तो मैंने कैमूर से याद कर लिया ईस्टर्न मध्य प्रदेश, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में होती है लाल पीली मिट्टी, तो ये लिख दी लाल पीली मिट्टी। सतपुड़ा में होती है छिछली काली मिट्टी, तो ये लिख दिया शैलो ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल से व्हीट और रेड येलो सॉइल से राइस, तो ये बन गया रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस या व्हीट एंड राइस जोन। फिर चौथा और पांचवा ये एक साथ है, तो ये एक साथ में इनमें क्या करना है, एक है सेंट्रल नर्मदा वैली और विंध्य प्लेट्यू। सेंट्रल नर्मदा वैली और विंध्य प्लेट्यू। अब जब हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्मदा वैली, अब जब हमने पढ़ा था क्या, नर्मदा वैली वाला क्षेत्र, तो हमने जब नर्मदा सोन घाटी वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था और जब सॉइल भी पढ़ा था, तब हमने देखा था यहाँ पर गहरी काली मृदा पाई जाती है, यहाँ पर डार्क ब्लैक सॉइल पाई जाती है, डार्क ब्लैक सॉइल। हमने देखा था कि यहाँ पर डार्क ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल, तो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों डार्क ब्लैक सॉइल। क्लियर है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, मैं वापस से लिख देती हूँ, डार्क ब्लैक सॉइल। उसके बाद विंध्य प्लेट्यू। अब विंध्य प्लेट्यू में कौन सा क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत जो हमारा मध्यम मध्य प्रदेश, मध्यम इन द सेंस जो मध्य प्रदेश है उसका सेंट्रल हिस्सा, ठीक है, विदिशा हो गया, सागर हो गया, भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, ये सारा रीजन जहां मिलती है मीडियम ब्लैक सॉइल, मीडियम एंड डीप दोनों ही मिलती हैं। विंध्य वाला क्षेत्र है यानी नर्मदा के ऊपर वाला क्षेत्र है। ब्लैक सॉइल में हमने जब पढ़ा था तो मैप में हमने कुछ इस प्रकार से देखा था कि ये अगर नर्मदा है तो यहाँ गहरी काली मिट्टी, यहाँ छिछली काली मिट्टी, यहाँ पे हमारी मध्यम काली मिट्टी। तो ये पूरे क्षेत्र में मिलती है हमें कौन सी दोस्तों, गहरी और मीडियम ब्लैक सॉइल, ठीक है, डीप एंड मीडियम ब्लैक सॉइल। तो सेंट्रल नर्मदा वैली हमने पढ़ा था, गहरी काली मिट्टी, बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की रीढ़ की हड्डी, ये सारी चीजें पढ़ी थी नर्मदा वैली में। तो यहाँ पर डार्क ब्लैक सॉइल होती है और विंध्य प्लेट्यू में मीडियम डीप ब्लैक सॉइल होती है। दोनों जगह ब्लैक सॉइल होती हैं, यानी दोनों ही जो क्षेत्र होंगे वो कौन से होंगे, वीट के क्षेत्र होंगे, क्योंकि ब्लैक सॉइल में होता है वीट, इसलिए इनको कहेंगे रीजन ऑफ वीट या वीट जोन, इसलिए इनको कहेंगे वीट जोन। इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, वीट जोन। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सेंट्रल, पहले तो ये हो गए, फिर ये, देन नेक्स्ट है सेंट्रल नर्मदा वैली और विंध्य प्लेट्यू, दोनों जगह ब्लैक सॉइल का विस्तार, और ब्लैक सॉइल दोनों जगह मिल रही हैं, इसलिए दोनों जगह वीट होगा, ठीक है, इसलिए ये रीजन हो गया वीट जोन। तो राइस जोन जहां रेड येलो मिल रही है, व्हीट जोन जहां केवल ब्लैक ब्लैक मिल रही है, और जहां ब्लैक और रेड येलो दोनों मिल रही है वो है कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स। तो ये व्हीट और राइस दोनों के जोन हुए। अब याद हो जाएगा ये, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कितने हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गए, 5, छठवां, सातवां और आठवां, ये एक साथ याद करना। इसमें क्या है, तो ये है गिर्द रीजन या ग्रिड क्षेत्र। इसको थोड़ा सा ना मैं नीचे ही लिख देती हूँ। तो 6th, 7th और 8th इसमें है ग्रिड रीजन। उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, और देन नेक्स्ट है कौन सा, सतपुड़ा प्लेट्यू। सतपुड़ा प्लेट्यू,
ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि गिर्द रीजन, बुंदेलखंड प्लेट्यू और सतपुड़ा प्लेट्यू, ये तीन चीजें देखी। फिर पहले के हमने देखे, उसके बाद ये तीन देखा। तो जो ग्रिड रीजन है वो आप समझ लो कि हम ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं ग्रिड क्षेत्र ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र को। क्लियर है? ये हम कहते हैं ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र को, जो हमारा ग्रिड रीजन है। उसके बाद आपने ग्रिड रीजन में देखा होगा, ग्रिड क्षेत्र में, कि यहाँ पर बहती है हमारी चंबल नदी और ये डिपॉजिट करती है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू में हमने देखा था मिक्स्ड सॉइल, मिक्स्ड सॉइल। और सतपुड़ा प्लेट्यू में हमने वापस से देखा था छिछली काली मिट्टी, लाइट ब्लैक सॉइल। अगर आप सभी को याद है तो यही चीजें हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो यही चीजें हमने देखी थी। ग्रिड क्षेत्र, ग्रिड से याद रखना है जी से ग्रिड, जी से ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर, और ग्वालियर स्थित है चंबल में, इसीलिए चंबल क्षेत्र में कौन सी नदी, मतलब इसीलिए नहीं, तो ग्रिड क्षेत्र में कौन सा रीजन आ गया हमारा? चंबल वाला क्षेत्र, ग्वालियर वाला क्षेत्र, जहां पर चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी अपने प्रवाह के दौरान एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है। एलुवियल सॉइल में किसके लिए एलुवियल सॉइल होती है? वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन। किसके लिए? वीट प्रोडक्शन। उसके बाद मिक्स्ड सॉइल और लाइट ब्लैक सॉइल, तो लाइट ब्लैक सॉइल भी किसके लिए? वीट के लिए। एलुवियल सॉइल भी वीट के लिए। और मिक्स्ड सॉइल होती है कोर्स ग्रेन, यानी कि ज्वार, ज्वार के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है वीट एंड ज्वार जोन, रीजन ऑफ वीट एंड ज्वार, रीजन ऑफ वीट एंड ज्वार, रीजन ऑफ वीट एंड ज्वार। क्लियर है? ग्रिड क्षेत्र यानी ग्वालियर चंबल, देखो समझने का प्रयत्न करो, ये चीजें याद करो, आप ग्रुप में याद करो इस तरीके से, अलग अलग नहीं। ग्रिड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, जीपीएस से याद रखो, जीबीएस, जीपीएस से क्या याद रखना है? जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इससे याद रखना है जीबीएस यानी ग्रिड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ग्रिड, ग्रिड से याद रखना है ग्वालियर चंबल। बुंदेलखंड में आपको याद रखना है, और जब हमने सॉइल्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था चंबल नदी एलुवियल सॉइल बनाती है, डिपॉजिट करती है, तो एलुवियल में होता है वीट। बुंदेलखंड में मिक्स्ड सॉइल मिलती है जिसमें मोटे अनाज होते हैं यानी कि ज्वार, इसीलिए ज्वार। और छिछली काली मिट्टी, लाइट ब्लैक सॉइल में भी होता है वीट, इसीलिए इस रीजन को कहा जाने लगा वीट एंड ज्वार जोन, रीजन ऑफ या जोन ऑफ वीट एंड ज्वार। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाने लगा वीट एंड ज्वार जोन या वीट एंड ज्वार रीजन। अब समझ में आ गया? जोन ऑफ वीट एंड ज्वार। ये 8 हो गए। उसके बाद 9, 10 और 11, इसमें क्या देखना है? तो इसमें देखना है फिर नीमर प्लेन्स, फिर है झाबुआ हिल्स, और नेक्स्ट है मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट है कौन सा? हमारा मालवा प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालवा प्लेट्यू। तो आपने देखा होगा कि तो सबसे पहले तो ये हो गया, ये हमारे हो गए। तो नीमाड़ प्लेन्स, नीमाड़ प्लेन्स में हमने क्या देखा कि भैया देखो, हमने रीजन ऑफ वीट वाला भी देख लिया, हमने वीट वाला भी देख लिया, वीट राइस वाला भी देख लिया, वीट और ज्वार वाला भी देख लिया। ठीक, अब हमें देखना है कौन सा? नीमाड़ प्लेन्स। तो हमने पढ़ा था काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, मध्यम काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, जिसमें गहरी काली मिट्टी मिलती है नर्मदा क्षेत्र के आसपास, छिछली काली मिट्टी मिलती है सतपुड़ा क्षेत्र के आधार पर, मतलब आधार पर नहीं, क्षेत्र पर। और जो हमारी मीडियम ब्लैक सॉइल है, जो हमारी मध्यम काली मिट्टी है, वो मिलती है मालवा और निमाड़ क्षेत्र पर, वो मिलती है मालवा और निमाड़, सॉरी,
वो मिलती है मालवा और निमाड़ क्षेत्र। तो यहां पर लिख दें मीडियम ब्लैक सॉइल, यहां पर भी मीडियम ब्लैक सॉइल। तो उसके बाद ये झाबुआ हिल्स भी तो मालवा और निमाड़ के पास ही है। क्या ये दूसरा कोई जगह है? क्या ये दूसरे कोई एरिया है? ये भी तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये भी तो मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पर भी मीडियम ब्लैक सॉइल मिलती है, मीडियम ब्लैक सॉइल। और थोड़ा बहुत यहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल भी मिलती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल भी मिलती है। क्लियर है? कौन सी सॉइल मिलती है? थोड़ी बहुत यहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलती है। तो नीमाड़ प्लेन्स, झाबुआ हिल्स, मालवा प्लेट्यू एक जैसा रीजन है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे कि जो हमारी मध्यम काली मिट्टी है, अच्छा देखोगे कि भैया हमारी शैलो ब्लैक सॉइल भी हो गई, डार्क ब्लैक सॉइल भी हो गई, तो बची कौन सी? मध्यम काली मिट्टी। तो मध्यम काली मिट्टी कहाँ मिलती है? मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। तो भैया झाबुआ भी तो उसी का हिस्सा है, तो उसको क्यों अलग छोड़ें? झाबुआ को भी इंक्लूड कर देते हैं और यहाँ पर भी मीडियम और शैलो ब्लैक सॉइल रख देते हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर वीट भी होता है और वीट के साथ साथ होता है कॉटन। याद कैसे रखोगे? हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंदौर इज नोन एज कॉटन मध्य प्रदेश। बचपन यानी कि एमपीपीएससी का बचपन है ना, कि इंदौर को कॉटन कैपिटल ऑफ द स्टेट कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो वेस्ट में है, वहां पे काली मिट्टी। तो रीजन ऑफ वीट एंड कॉटन। ठीक है, रीजन, सॉरी वीट नहीं, रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार, रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार, रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार। रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गए हमारे पूरे 11 हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, हमारे पूरे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब आपको कभी पेपर में पूछ लिया गया कि एक्सप्लेन इन डिटेल 11 एग्रो क्लाइमेटिक, इसको हम रिवाइज करते हैं अभी। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया एग्जाम में कि एक्सप्लेन इन डिटेल, क्या डिटेल में एक्सप्लेन करो, मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश। देखो आप सब ये समझने का प्रयत्न करो कि कहाँ आपको इतनी अच्छी क्लास मिलेगी कि मैं प्रीलिम्स तो पढ़ा ही रही हूँ आपको, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको वे ऑफ आंसर राइटिंग भी सिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आप, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एक्सप्लेन इन डिटेल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो आप फिर क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि सबसे पहले कि मध्य प्रदेश इज नोन एज एग्रीकल्चरल स्टेट बिकॉज मोर देन, क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश इज नोन एज एग्रीकल्चरल स्टेट, वाई? बिकॉज मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश engaged in this sector. मध्य प्रदेश has 11 agroclimatic zones which are as follows, जिसमें से पहला है छत्तीसगढ़ प्लेन्स। इसमें लिखोगे कौन सा? राइस जोन, राइस जोन। उसके बाद सॉइल, सॉइल के बाद डिस्ट्रिक्ट्स, सॉइल के बाद डिस्ट्रिक्ट। दूसरा लिखोगे नदन हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, राइस जोन, सॉइल, डिस्ट्रिक्ट। फिर लिखोगे मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू में लिखोगे क्या? रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार, सॉइल और डिस्ट्रिक्ट। और इस तरीके से लिख के पूरे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को आप डिस्क्राइब कर दोगे। फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे? गवर्नमेंट टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन द स्टेट। कंक्लूजन में लिखोगे गवर्नमेंट टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रमोट, क्या? टू प्रमोट एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द स्टेट, लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम्स लाइक ओडीओपी, like ODOP enhance the state's economy by increasing exports, by increasing exports। इस तरीके से आप अपने आंसर को शानदार तरीके से बेटर मार्क्स गेन करने के लिए लिख सकते हो। फिर से बता रही हूं कैसे लिखेंगे आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन इन डिटेल इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, या मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको क्या लिखना है?
आपको लिखना है सबसे पहले मध्य प्रदेश या agricultural sector contributes a significant share in the MP's economy because more than 70% of the people in Madhya Pradesh are engaged in this sector. The rural population of Madhya Pradesh is 72.4 according to 2011 census, and their chief source of occupation is farming, agriculture. क्लियर, ये लिखेंगे। दूसरे पॉइंट पे आएंगे, देयर आर 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन मध्य प्रदेश। फिर बताना शुरू। पहला जोन, पहला लिखेंगे छत्तीसगढ़ प्लेन, जोन सॉइल डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड। फिर लिखेंगे जोन सॉइल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड, ऐसे करके 11 लिखेंगे। बच जाएंगी लास्ट की 3 से 4 लाइन, तो क्या लिखेंगे, हमारे यहाँ की सरकार या उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि, या उपयुक्त विवरण देखकर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने क्या किया है, अनेक कदम उठाए हैं जिससे हमारे यहाँ की कृषि को बढ़ावा मिले। ओडीओपी जैसी स्कीम ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया है। किसके माध्यम से, निर्यात के माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से। क्लियर, तो इस तरीके से आप अपने आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर खोल के देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर इन मध्य प्रदेश। अब आप बताइए इससे ज्यादा इजी आपको क्या पढ़ाना है, अब आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ठीक है। अब आप बताएंगे। तो हमने कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया हमने पढ़ा लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस के, सॉरी, हमने पढ़ा कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में, ये हमने देख लिया। हाईएस्ट कितनी, कहाँ पर, लोवेस्ट, और एग्रीकल्चर सेंसस लेटेस्ट के अनुसार हमारे यहाँ पर कितनी है एवरेज लैंड होल्डिंग साइज मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमने देखा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ देख लिया, छत्तीसगढ़ में देख लिया रेड येलो सॉइल है इसलिए राइस प्रोडक्शन, इसलिए वो राइट जोन हो गया। फिर यहाँ पर हमने देख लिया रेड येलो और ब्लैक सॉइल है इसलिए हमने यहाँ पे व्हीट राइस कर दिया। सेंट्रल नर्मदा वैली, विंध्य प्लेट्यू, दोनों जगह वो हमारी ब्लैक सॉइल मिलती है तो हमने कर दिया यहाँ पर व्हीट जोन, ठीक। नेक्स्ट हमने इन 3 में देखा जीबीएस में, तो जीबीएस में हमने क्या देखा, तो जीबीएस में हमने देखा कि ग्रिड बुंदेलखंड सतपुड़ा एलुवियल मिक्स जो ब्लैक सॉइल और इसे रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार, और यहाँ पे रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार। तो इस तरीके से हमने 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को पूरा कर लिया कवर। क्लियर, अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में 5 क्रॉप जोन्स। ये तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये चीजें अक्सर नहीं बताई जाती दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कितने क्रॉप जोन हैं, क्योंकि इसकी सही जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती इतनी आसानी से। क्लियर है, बट आई विल टेल यू। क्लियर, मैं आपको बताती हूं कि मध्य प्रदेश में टोटल 5 क्रॉप जोन्स हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 5 क्रॉप जोन्स हैं। क्लियर, अब वो 5 क्रॉप जोन्स कौन से हैं वो देखिएगा आप, वो 5 क्रॉप जोन्स कौन से हैं नोट करिएगा, देखना बस नहीं है, नोट भी करना है। 1 2 3 4 और 5। पहला है रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस, रीजन ऑफ व्हीट, रीजन ऑफ राइस, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये 5 हैं हमारे, ठीक है। व्हीट एंड राइस रीजन, रीजन ऑफ व्हीट, रीजन ऑफ राइस,
रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार और रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार। अब इसको भी याद करने की ना एक बड़ी आसान ट्रिक है। रीजन ऑफ, पहला कौन सा है? तो पहला है हमारा रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस। पहला है हमारा रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो व्हीट एंड राइस रीजन अगर आपने देखा हो तो हमने देखा था कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। देखा था या नहीं देखा था हमने? कैमूर प्लेट्यू वाला रीजन देखा था रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस में। इसलिए यहां लिख दो पूरा ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न एमपी। व्हीट रीजन में हमने देखा था सेंट्रल मध्य प्रदेश, तो यहां लिख दो आप सेंट्रल मध्य प्रदेश और मालवा रीजन। नेक्स्ट हमने देखा था रीजन ऑफ राइस। नेक्स्ट हमने देखा था रीजन ऑफ राइस, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ और नदन हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ देखा था। तो इसमें साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश। व्हीट एंड ज्वार में हमने देखा था गृद क्षेत्र, बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र, तो वही क्षेत्र इसके अंतर्गत भी आएंगे। क्लियर है? मेजरली नॉर्दर्न एमपी, होते तो पूरे स्टेट में हैं लेकिन मेजरली नॉर्दर्न एमपी में होते हैं। कहां पर होते हैं? नॉर्दर्न एमपी पे। क्लियर? गिर्द क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और सतपुड़ा, तो होते तो सभी जगह हैं ये जो व्हीट और ज्वार है, बट मेजरली कहां पर? नॉर्दर्न एमपी पर। और कॉटन एंड ज्वार का जो क्षेत्र है वो है मालवा प्लेट्यू, हमने अभी देखा था, वो है हमारा मालवा प्लेट्यू, वो है हमारा मालवा प्लेट्यू। तो ये हैं हमारे यहाँ के 5 क्रॉप जोन्स। दीज आर आर 5 क्रॉप जोन्स। कौन कौन से? रीजन ऑफ व्हीट, रीजन ऑफ राइस, रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस, रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार, रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार। अब आप लोग देखें तो ये वही 5 रीजन्स हैं, ये वही जो 5 जोन हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पढ़े हैं। कौन कौन से? रीजन ऑफ कॉटन एंड ज्वार में हमने पढ़ा था मालवा, झाबुआ, नीमड़, तो यहाँ पर भी कॉटन एंड ज्वार में मालवा क्षेत्र लिखा हमने। उसके बाद हमने रीजन ऑफ व्हीट एंड ज्वार में पढ़ा था गृद, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, तो यहाँ पर भी हमने मेजरली नॉर्दर्न एमपी लिखा, होता इंटायर एमपी पर है, होल एमपी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। उसके बाद हमने देखा था राइस जोन, जहां हमने छत्तीसगढ़ प्लेन और नदन हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ देखा, तो हमने यहाँ पर साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न एमपी लिख लिया। नेक्स्ट हमने देखा व्हीट जोन, तो व्हीट जोन में हमने सेंट्रल मध्य प्रदेश और विंध्य प्लेट्यू देखा था। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल नर्मदा वैली और विंध्य प्लेट्यू, तो इसमें भी सेंट्रल एमपी और मालवा आता है। क्लियर? उसके बाद व्हीट एंड राइस में ईस्टर्न मध्य प्रदेश, रीजन ऑफ व्हीट एंड राइस में भी हमने कैमूर प्लेट्यू का नाम देखा था। क्लियर? और सतपुड़ा हिल्स का, तो वहां तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से देखा था। ठीक है, तो व्हीट और राइस रीजन में कहां पर? ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, क्योंकि व्हीट तो लगभग पूरे ही मध्य प्रदेश में ग्रो होता है। ठीक है, मेजर कुछ एरियाज अलग है। तो ये है हमारे 5 क्रॉप जोन, जिनके नाम आप लिख लीजिएगा। ये है हमारे 5 क्रॉप जोन्स। Note it down, the 5 crop zones of Madhya Pradesh. अब एक चीज और पढ़ना है, मध्य प्रदेश में फार्मर्स कैटेगरी, मध्य प्रदेश में फार्मर्स कैटेगरी, अब हमें पढ़ना है कैटेगरी ऑफ फार्मर्स इन मध्य प्रदेश, कैटेगरी ऑफ फार्मर्स इन मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में फार्मर्स कैटेगरी की अगर बात करें तो 5 कैटेगरीज में यहां पर फार्मर देखने को मिलते हैं, 5 कैटेगरीज।
कौन कौन सी 5 कैटेगरी? 1 2 3 4 5। सबसे पहले मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि सीमांत किसान। सीमांत किसान। फिर नेक्स्ट है हमारे स्मॉल फार्मर्स। फिर नेक्स्ट है स्मॉल मीडियम, यानी कि जैसे लो मिडिल इनकम और हाई मिडिल इनकम होता है ना, वैसे ही, वैसे स्मॉल मीडियम फार्मर्स और लार्ज मीडियम फार्मर्स, या आप सिर्फ मीडियम फार्मर्स भी लिख सकते हो। और फिर है लार्ज फार्मर्स। नेक्स्ट है फिर कौन? लार्ज फार्मर्स। नेक्स्ट है हमारे कौन? लार्ज फार्मर्स। तो मध्य प्रदेश में मार्जिनल फार्मर्स कितने कैटेगरीज में फार्मर्स हैं? तो मध्य प्रदेश में फार्मर्स कैटेगरी, कितनी कैटेगरी हमने पढ़ी? 5 कैटेगरीज, जिसमें है सबसे पहले सीमांत किसान, स्मॉल फार्म यानी कि मार्जिनल फार्मर्स। सीमांत कृषक या सीमांत किसान ऐसे किसान होते हैं, ये ऐसे कृषक होते हैं जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होता है। लेस देन 1 हेक्टेयर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। वहीं स्मॉल फार्मर्स ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक की लैंड होती है। स्मॉल मीडियम फार्मर जिनके पास 4 से 6 हेक्टेयर तक, इस मीडियम फार्मर जिनके पास 6 से 10 हेक्टेयर तक, और लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है। जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में। वो आते हैं लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में। क्लियर है? लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं वो। तो इसको आप देखिए, मध्य प्रदेश की फार्मर्स कैटेगरी में देखें तो 5 प्रकार के फार्मर्स, 5 कैटेगरी के फार्मर्स हैं, जिसमें मार्जिनल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब भैया हमारे पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो हम उसमें कितनी ही कृषि कर लेंगे? इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के जो अधिकतर किसान हैं वो गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेचने के लिए ज्यादा फसलें नहीं बचती, क्योंकि 1 हेक्टेयर जमीन पर वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करेंगे कि कमर्शियल एग्रीकल्चर करेंगे, तो वो जितनी फसल उगाते हैं वो उनके खुद के उपयोग के लिए ही यूज हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है, तो ये थोड़ा बहुत जो होते हैं वो अच्छे होते हैं कि भैया थोड़ी बहुत चीजें बेचकर अपना रोज का रोज कमाना और खाना कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल मीडियम फार्मर्स, ये थोड़ा और अच्छे होते हैं, जो और इनकम अर्न करते हैं। फिर ये होते हैं मीडियम फार्मर्स, जो उनसे भी ऊपर की कैटेगरी में होते हैं, और लार्ज फार्मर्स जो जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, ये बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के फार्मर पाए जाते हैं? तो आप लिखेंगे मार्जिनल फार्मर। 47%। मध्य प्रदेश में 47% जो किसान हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? मार्जिनल कैटेगरी में। और कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में मोस्ट फार्मर्स या मेजर फार्मर्स इन मध्य प्रदेश आर फॉल इन विच फार्मर्स कैटेगरी, तो आप टिक लगाएंगे मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। ठीक है? 47% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है लार्ज फार्मर्स, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में केवल 1% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। मध्य प्रदेश में केवल 1% किसान जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। क्लियर है? 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो ये है मध्य प्रदेश की फार्मर्स कैटेगरी। ये है मध्य प्रदेश की फार्मर्स कैटेगरी।
मध्य प्रदेश की फार्मर्स कैटेगरी। क्लियर? उसके बाद अब देखते हैं कि भैया सीजन्स के अनुसार कितनी क्रॉप्स होती हैं। तो 3 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं। फसलें कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। देखिए ये वाला जो लेक्चर है ना हमारा, इसमें हम वो सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं बिल्कुल ज्यादा हैं, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जैसे कि क्रॉप जोन, जैसे कि हमने फार्मर्स कैटेगरी पढ़ी, कि जिससे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो हमारे हाथ से छूटे ना। अपने अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक का कोर पढ़ेंगे, कोर यानी कि मेजर क्रॉप्स के बारे में, और उसके अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेजर डिस्क्रिप्शन। या मैं बोलूं तो देखो 3 चरण में हम पढ़ रहे हैं। एक हम पढ़ रहे हैं परिचय, परिचय के बाद हम अब पढ़ेंगे मुख्य कुछ तथ्य, और फिर हम पढ़ेंगे अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों में मैं आपको पूरा ओडीओपी बताऊंगी और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब बताऊंगी, और फिर एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा पशुपालन। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखो उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए बच्चे प्रीलिम्स के लिए जो चीजें एग्जाम में आती हूँ। अब यहाँ मैं आपको सारी चीजों का विवरण देने बैठूं कि ये है मध्य प्रदेश, ये है कृषि, ये है वो, पूरी मतलब मैं आपको एकदम रामायण महाभारत सुनाने बैठ जाऊं तो आपका भी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ही आप इस उद्देश्य से आए हो कि मुझे कोई ऐसी क्लास मिल जाए जहां मेरा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हो भी जाए, फालतू का टाइम भी वेस्ट ना हो, और मुझे वो सारी चीजें मिल जाएं जो मेरे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए फिर आप देख लेते हैं। प्रीलिम्स में मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी लास्ट मोमेंट पे ना किसी भी चीज का छोटे से छोटा लेक्चर ढूंढती हूँ कि यार अगर पद्म अवार्ड्स है तो मुझे 7-8 मिनट का ही कोई ऐसा मिल जाए जिसमें उसने सब अच्छे से बताया हो उनने। तो मैं भी ऐसा देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सब भी स्टूडेंट्स हैं तो आप सब भी ऐसा ही करते होंगे। तो इसीलिए प्रीलिम्स की ये क्लास में मैं आप लोगों को इसीलिए ज़्यादा नहीं, एक दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से लेती हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना 2 तो 3 बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो यहाँ पीपीटी से स्लाइड से चीज़ें रिप्रेजेंट करूँ और आपको फटाफट आगे बढ़ाते जाऊँ, ना कोई रिविजन ना कुछ चीज़ें। बाकी सब्जेक्ट के लिए तो वो चीजें एक्सेप्टेबल हैं, बट मध्य प्रदेश जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के लिए वो नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश का ऐसा है कि जिसको याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कई मुसीबतें हमें फिर देखनी पड़ती है। क्योंकि हमें यहाँ पढ़ने पड़ते हैं फैक्ट्स, हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है डेटा, ना कि डिस्क्रिप्शन। ठीक है? तो क्या देखते हैं हम अपन अब यहाँ पे, अब एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं। तो वो होती ओडीओपी वगैरह हम सब इसी में कवर करेंगे, डोंट वरी। ओडीओपी जीआई टैग सब कवर करेंगे और इसी में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्रॉप्स, क्रॉप्स में देखिएगा आप कितने प्रकार की होती हैं? 3। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स, ये 3 प्रकार की क्या होती हैं? क्रॉप्स होती हैं। क्लियर है? कौन से 3 प्रकार की? रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी बुवाई, जिनको शो कब किया जाता है, जिनकी बुवाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर। और जिनको हार्वेस्ट कब किया जाता, पूछा जा सकता है कोई ये, मतलब इतना कोई ऐसा चीजें नहीं है कि ये थोड़ी ना पूछेगा पीएससी। अगर पीएससी ये पूछ सकता है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 9, 10, 11, 12, तो वो ये भी पूछ सकता है कि रबी क्रॉप्स के अंदर इनमें से कौन सी फसल शामिल नहीं है। रबी क्रॉप्स को हम किस महीने में बोते हैं और किस महीने में काटते हैं, ये पूछा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? कई सारे ऐसे जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं जो हम गलत कराते हैं। भैया ना बनने वाले जो नहीं बनते किसी से, उसके पीछे ना भागो, लेकिन जो सामान्य क्वेश्चंस है जो लगभग हर किसी से बनते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। और अगर वो क्वेश्चन गलत होते हैं वही क्वेश्चन आपको कट ऑफ से पीछे रखते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ना बनने वाले 10-12 क्वेश्चंस होते हैं वो तो किसी से नहीं बनते, उसमें पूरा खेल होता है तुक्कों का और किस्मत का। मैं तो सीधा बोलती हूँ कि भैया तुम्हारी किस्मत का है, तुम्हारे तुक्कों का है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है। हमारे पास इतने क्वेश्चंस का मार्जिन होता है।
लेकिन अगर जो हर किसी से बनते हैं 80 70 80 क्वेश्चंस, अगर तुमने उनको गलत किया तो तुम कट ऑफ से वैसे ही पीछे हो। अगर तुमने सामान्य क्वेश्चंस को गलत किया तो तुम कट ऑफ से पीछे हो। तो ना बनने वाली चीजों के पीछे नहीं भागना है, कि जो चीजें एकदम नहीं बनती है किसी से हम उसके पीछे भागे, जो सबसे बनता है वो गलत ना हो। दिस इज अवर टारगेट। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स, और ये सारी चीजें लोग छोड़ जाते हैं कि ये थोड़ी ना पूछेगा, और फिर मारते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का मारने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो रबी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती हैं और जिनकी हार्वेस्टिंग मार्च और अप्रैल में की जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको कम रेनफॉल या विंटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। क्लियर? जो हमने क्लाइमेट में पढ़ा था ना, विंटर रेनफॉल जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से होती है, जो टेम्परेट साइक्लोन्स मेडिटेरेनियन सी में उठते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की मदद से इंडिया आती हैं और यहाँ के नदर्न रीजन्स पे बारिश करती हैं। ठीक, और ये जो बारिश होती है रबी क्रॉप्स के लिए अति उत्तम होती है, क्योंकि रबी क्रॉप्स को चाहिए ठंडा टेम्परेचर और विंटर रेनफॉल। क्लियर? जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि वीट, उसके बाद अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? वीट हो गया, अलसी हो गई, ग्राम मस्टर्ड, ग्राम मस्टर्ड एटसेट्रा, ग्राम मस्टर्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट है क्या हमारी? खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। अब ये क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम शो करते हैं जून जुलाई में, और जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि सोयाबीन, कॉटन, शुगर केन, मिलेट्स, ग्राउंडनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी बुवाई या जो जून जुलाई के आसपास शो की जाती हैं, बोई जाती हैं, और जिनकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाती है। यानी बोल सकते हैं कि इनको नमी वाला मौसम चाहिए, या इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, या रेनफॉल ज्यादा चाहिए। ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, ये कैसी क्रॉप्स होती हैं? खरीफ क्रॉप, जिसमें मध्य प्रदेश की स्टेट क्रॉप सोयाबीन भी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है जायद क्रॉप्स। ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें शो किया जाता है कब? मार्च अप्रैल में, और 2 से 2.5 महीने के अंतर्गत इन्हें हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है जून जुलाई में। जून जुलाई में। एग्जाम्पल है कुकुम्बर, वाटरमेलन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मस्क मेलन एटसेट्रा। यानी कि जायद फसलें ऐसे फसलें होती हैं, या ये क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिनमें पानी की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होती है। क्लियर? तो देखो, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स, ये मुझे पता है आप में से कुछ बहुत बड़े बड़े महानुभव होंगे जिनको ये चीजें पता होंगी। हेड्स ऑफ टू यू ऑल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम होगा, तो मैंने उन्हें भी बता दिया इजीएस्ट वे में। ठीक, जिसमें से ये रबी, खरीफ और जायद में ना मध्य प्रदेश की मेजर क्रॉप याद कर लो कि वीट, सोयाबीन, कॉटन, मस्टर्ड, अलसी, ये सब कौन कौन सी के, क्योंकि पूछा इन्हीं में से जाएगा। ठीक है, कि भैया ये किस श्रेणी में आता है। तो रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं, जिन्हें विंटर की आवश्यकता होती है, विंटर रेनफॉल की। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के कुछ हिंदू परिवार ऐसे हैं, या मैं अपने ही यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ 2 नवरात्रियां पड़ती हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। 2 नवरात्रे पड़ती, एक पड़ती है चैत्र की नवरात्रि, और एक जब हिंदू नववर्ष होता है तो एक होती है चैत्र नवरात्रि और एक होती है कुंवार में नवरात्रि।
कुंवार के महीने में। तो जो कुंवार के महीने की नवरात्रि होती है उस समय पे चावल की नई फसल आती है, उस समय पे चावल की नई फसल आती है सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो हमारे यहाँ उस समय चावल की खीर गुड़ डाल के हमारे यहाँ चावल की खीर बनती है, यानी कि नए चावल की पूजा होती है कुल देवी के साथ। और जब मार्च अप्रैल की जो नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि जिसको बोलते हैं, उस समय पे हमारे यहाँ गेहूं की यानी गेहूं के आटे का नया आटा पिसवाया जाता है, नए गेहूं का, और उसका हलवा वगैरह बनाया जाता है। तो हम जो चैत्र की नवरात्रि होती है यानी कि मार्च अप्रैल में जब नया गेहूं आता है तो हमारे यहाँ उनकी पूजा की जाती है। और खरीफ क्रॉप की जो है तो पूजा कब की जाती है? कुंवार की नवरात्रों में। और कई सारे हिंदू परिवारों में ऐसा होता है कि नई जो फसल होती है उसकी पूजा की जाती है। क्लियर? तो रबी क्रॉप्स सितंबर अक्टूबर, हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल। खरीफ क्रॉप्स जून जुलाई, हार्वेस्टिंग सितंबर। तो रबी और खरीफ तो ऐसे याद रखना है कि रबी क्रॉप्स में क्या आता है नया? मार्च अप्रैल में आता है नया गेहूं। हम देखते हैं ना मार्च अप्रैल में नया गेहूं आता है। तो हमारे चैत्र के नवरात्रों में गेहूं की पूजा, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि चैत्र के नवरात्रों में गेहूं की पूजा, गेहूं रबी क्रॉप्स है, और खरीफ की नवरात्रों में चावल की पूजा, और वो होती सितंबर अक्टूबर, इसलिए उसकी कटाई भी सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। जायद क्रॉप्स में याद रखो ऐसी क्रॉप जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो मार्च अप्रैल में बो दी गई, मई जून जुलाई में ही काट ली जाती है, 1-1.5 महीने में ही। तो वो है कुकुम्बर हो गया, ककड़ी, वाटरमेलन, यानी ऐसे फल जो हम गर्मी में खाते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्लियर है? तो अब शायद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन कितने प्रकार की क्रॉप्स होती हैं। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। क्लियर? ये 3 प्रकार की क्रॉप होती हैं। तो अब हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? देखिए, मैं चाहूं तो 2 घंटे 3 घंटे का ये लेक्चर बढ़ा के आपको सारी चीजें एक ही दिन में कवर कर दूं, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन देख के ना डिमोटिवेशन होता है कि अरे यार 2 घंटे 3 घंटे का यही है, फिर आगे। इससे अच्छा है 1 घंटे में कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। 3 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो हमेशा याद रहे। क्लियर? इसलिए मुझे 1-1 घंटे की 2 वीडियोस मंजूर हैं, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे की मैं एक वीडियो नहीं। फिर बाद में जो मेगा वीडियो है वो तो है ही कि भैया हमने एक साथ ही सब कुछ रिवाइज कर लिया, वो तो फिर बेस्ट है ना? तो देखो क्या है इसमें, बस रोज का रोज ये है कि आप रोज का रोज चीजें पढ़ते जाओ। हर वीडियो के बीच में 2 से 3 दिन का टाइम गैप होता है, आप देखिएगा वो क्यों होता है, जिससे जो पढ़े हो वो याद कर लो। फिर आगे का टॉपिक है, फिर उसमें 2 से 3 दिन का गैप, फिर उसको भी याद कर लो। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर के बारे में। फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश में क्रॉप जोन्स। नेक्स्ट हमने देखा मध्य प्रदेश में फार्मर्स कैटेगरी, फार्मर्स कैटेगरी। और फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। फिर हमने क्या चीजें देखी? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। क्लियर? अब जो हमें ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब जो हमको पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है वो है मेजर क्रॉप्स और उनकी रैंकिंग। उसके बाद कुछ अदर फैक्ट्स, जीआई टैग और ओडीओपी। तो एक क्लास पूरी लगेगी मेजर क्रॉप्स में और एक क्लास लगेगी अदर फैक्ट्स और जीआई टैग और ओडीओपी में। उसमें सब कुछ कवर करा दूंगी। क्लियर? और फिर एक क्लास लगेगी एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में, एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश। तो फिर एक क्लास लगेगी हमें एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश वाले टॉपिक पे। तो आई होप आज जो भी चीजें दोस्तों हमने पढ़ी हैं वो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होंगी। आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से याद करने का प्रयत्न करिएगा, समझिएगा। क्लियर? और
नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेजर क्रॉप्स, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आज हमने पढ़ा या इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा वो चीज़ें आप शानदार तरीके से याद कर लो, वो चीज़ें आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो। एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी एग्रीकल्चर और अलाइड यानी एनिमल हस्बेंड्री, इनके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद हमारा टॉपिक होगा सेंसेस, और देन हम जंप कर जाएंगे पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की पॉलिटी में। लेकिन मध्य प्रदेश की पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और हमारा एक और टॉपिक जो ऐड हुआ है, एक तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और ओडीओपी तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी जो हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में वर्ड के साथ लिखे हुए हैं, पूरे एक एक वर्ड से। क्लियर? चलिए, तो आज मैं आप सभी से यहीं पर अलविदा लेती हूँ। बहुत खुश रहिए, तैयारी ऐसे ही करते रहिए, जो क्वेश्चंस देती जाऊं वो डेली के डेली आप उसको लिखते जाइए, जिससे आपकी आंसर राइटिंग भी निरंतर चलती रहे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।